आज मैं बात करने वाला हूं आयनिक इक्विलिब्रियम के सबसे रिनोन टॉपिक का, दैट इज बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑन आइदर ऑन डाइल्यूशन और ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग और ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर नोन एज बफर सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच चेंज का विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, चाहे उन्हें डाइल्यूट किया जाए, चाहे उन्हें लंबे टाइम तक रख दिया जाए और चाहे उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस की मिला दी जाए, तब भी वो अपनी पीएच को कंट्रोल रख पाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। हम ये तो बात करेंगे ही कि वो क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बफर अपनी पीएच को कंट्रोल रख पाता है, उसके अंदर क्या ऐसा जादू होता है कि वो आने वाले H पॉजिटिव आयंस को और आने वाले OH नेगेटिव आयंस को नलीफाई कर देता है। उससे पहले हम सीखते हैं कितनी कैटेगरी में बफर आपको सीखने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी दो कैटेगरी बनाई है, एक को मैंने बोला सिंपल बफर और एक को मैंने बोला मिक्स बफर। ये सिंगल केमिकल का सॉल्यूशन है और ये दो केमिकल का मिक्सचर होता है। सिंपल बफर फिर दो टाइप के होते हैं, एक हो गए सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इसके अंदर ऐसे सोल्ट आते हैं जिनका एसिड कंटेंट भी वीक होता है और बेस कंटेंट भी वीक होता है। आप लोग जानते ही हैं अमोनियम एसीटेट, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम साइनाइड। अगर आप देखेंगे इनके नेगेटिव आयन के साथ H जोड़ के तो एसिड बना एसिटिक एसिड। कैसा एसिड है? वीक एसिड। और ऐसे ही अगर आप NH4 पॉजिटिव के साथ में OH जोड़ के देखेंगे कैसा बेस है? वीक बेस है। यानी कि इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट सॉल्यूशन। ये भी बफर का काम करते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है सिंपल बफर के अंदर सोल्ट सेविंग एम्फीप्रोटिक एनायन। आप लोग जानते हो कुछ ऐसे एनायंस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को रिलीज भी कर सकते हैं। ऐसे आयंस को हम एम्फीप्रोटिक आयंस कहते हैं। और अगर किसी सोल्ट में एम्फीप्रोटिक एनायन प्रेजेंट है तो ऐसा सोल्ट भी बफर का काम कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला NaHS, तो एनायन क्या हुआ? HS माइनस H ले भी सकता है, H2S बन जाएगा और H प्लस रिलीज भी कर सकता है, S-2 बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं इन सभी में ऐसे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज हैं, यानी कि जिनके अंदर प्रोटॉन को देने और लेने दोनों की टेंडेंसी होती है। यहां देखिए HCO3 माइनस, प्रोटॉन लेगा तो बन जाएगा H2CO3, प्रोटॉन रिलीज करेगा तो बन जाएगा CO3-2। तो ऐसे सोल्ट्स के सॉल्यूशन भी बफर का काम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मिक्स बफर की। मिक्स बफर फिर दो टाइप के होते हैं, एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सोल्ट के मिक्सचर। याद रखिएगा मिक्स बफर में दो केमिकल्स हैं, एक तो वीक एसिड है और दूसरा एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। एग्जांपल के तौर पर ये रहा वीक एसिड। एसिडिक एसिड कैसा एसिड होता है? वीक एसिड। और इसका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट क्या होगा? CH3COO Na। दूसरा एग्जांपल HCl कैसा एसिड है? वीक एसिड। और इसका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना हुआ सॉल्ट क्या होगा? NaCN। तो ये मिक्सचर है किस किस के? पहला मेंबर है वीक एसिड और दूसरा मेंबर है इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। ऐसे ही जो बेसिक बफर होते हैं मिक्स के अंदर, उसमें भी पहला मेंबर है वीक बेस और दूसरा मेंबर है उसी वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट। जैसे कि NH4OH कैसा बेस है? वीक बेस है। और इसी का अगर NH4OH का अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से सोल्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों? NH4Cl। तो इसमें भी दो केमिकल्स हैं, एक केमिकल है वीक बेस और दूसरा केमिकल है इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सोल्ट। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए बेटा चार टाइप के बफर याद रखने, ये चारों इंडिविजुअल टाइप आप याद रखिएगा। अब मैं उस बात के बारे में जानना चाहता हूं कि जब हम बच्चों को सारी थ्योरी पढ़ा देते हैं बफर की और सामने न्यूमेरिकल आ जाता है तो न्यूमेरिकल को हम सोल्व नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं लगता इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सर बच्चा हमसे डाउट पूछने आता है तो हम कहते हैं तो बफर का क्वेश्चन है, वो कहते हैं सर आपने थ्योरी में तो ऐसा बताया नहीं, बफर का कैसे बन गया। तो मैं आज का आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, कैसे आपको देख के पता लगेगा ये सोल्यूशन किसका सोल्यूशन है। सबसे पहले इन सबकी पीएच की मैं बात कर लेता हूं, इन सभी सॉल्यूशंस की पीएच की मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले की, अगर मैं बात करता हूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस की, सबकी पीएच के फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, तब जाके हम बफर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एक एक करके बात करना चाहता हूं मैं। नंबर 1, पहला मैंने एग्जांपल बताया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो अगर आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पीएच का फॉर्मूला लगाना है। पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस
हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। इस फॉर्मूले से आप इस तरह के बफर सॉल्यूशन की पीएच निकाल सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड मैंने एग्जांपल आपको बताया था, सोल्ट हैविंग एम्फीप्रोटिक एनायंस, सोल्ट हैविंग एम्फीप्रोटिक एनायंस। तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाता है पीएच इज इक्वल टू पी के ए वन प्लस पी के ए टू डिवाइडेड बाई 2। अगर उसका फर्स्ट एनायन हो और अगर उसका सेकेंड एनायन हो तो फॉर्मूला हो जाता है पी के ए टू प्लस पी के ए थ्री डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे सर फर्स्ट एनायन और सेकेंड एनायन का क्या मतलब है? मेरे पास ध्यान से सुनिएगा आप। मान लीजिए मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें से अगर एक प्रोटॉन रिलीज करता हूं तो पहला एम्फीप्रोटिक बनेगा बेटे H2PO4 -1, और अगर इसमें से एक और प्रोटॉन रिलीज करता हूं तो सेकेंड एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बनेगी HPO4 -2। आप जानते ही। अब आप देखिएगा आपके पास में दो एम्फीप्रोटिक है बेटे, इसको मैं कह रहा हूं एम्फीप्रोटिक 1 और इसको मैं कह रहा हूं एम्फीप्रोटिक सेकेंड। अगर आपके सोल्ट में ये वाला एम्फीप्रोटिक है, आप कहोगे सर एम्फीप्रोटिक कैसे कह रहे हो? इस स्पीशीज के अंदर अगर मैं H जोड़ दूंगा तो ये H3PO4 बन जाएगा, और अगर इस स्पीशीज में से H माइनस हो जाएगा तो HPO4 -2। तो ये फर्स्ट एम्फीप्रोटिक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें प्रोटॉन अगर ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा H2PO4 -1, और चाहूं तो प्रोटॉन निकाल भी सकता हूं। प्रोटॉन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा बेटे? फॉस्फेट आयन बन जाएगा। तो प्रोटॉन को राइट साइड में तो मैं निकाल रहा हूं और लेफ्ट साइड में जाने पर मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या ये भी एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज हुआ? यस, क्योंकि ये प्रोटॉन ऐड भी कर सकता है और ये प्रोटॉन को माइनस भी कर सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा, अगर आपके सोल्ट में ये वाली स्पीशीज आई, इसको बोलो बेटा AP1, तो फॉर्मूला ये लगाना है PK1 प्लस PK2/2, और अगर आपके सामने सोल्ट में ये वाली स्पीशीज आई तो आपने फॉर्मूला लगाना है PK2 प्लस PK3/2। एग्जाम्पल के तौर पर इसके इस वाले सोल्ट में इधर तो PK1 है। PK1 का क्या मतलब होता है? माइनस लॉग ऑफ फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे आएगा? पहली बार में आएगा। इसके इधर कौन सा आएगा? इसके आएगा PK2, और यहां कौन सा कांस्टेंट आएगा बेटे? यहां PK3 आएगा। तो आपको इनकी वैल्यूज दे रखी होंगी फास्फोरिक एसिड की, बहुत केयरफुली आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे को कहता है कि इसकी पीएच निकालो NaH2PO4, अब आपको बहुत केयरफुली देखना है कि सर ये तो पहली एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? आपको फॉर्मूला लगाना है PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपके सामने सोल्ट आए Na2HPO4, ये रहा आपका, तो उस केस में आपको पीएच का फॉर्मूला लगाना है PK2 प्लस PK3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपने बहुत ध्यान से, अगर आपका एसिड पॉलीप्रोटिक है तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एम्फीप्रोटिक तो आप पहचान लोगे, आपको यह भी देखना पड़ेगा फर्स्ट एम्फीप्रोटिक है कि सेकंड है। फर्स्ट में PK1 और PK2 की एवरेज ली जाती है और सेकंड में PK2 और PK3 की एवरेज ली जाती है। तो इस तरह से एम्फीप्रोटिक एनायन प्रेजेंट हो तो ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। अब मैं तीसरी कैटेगरी में जा रहा हूं। मेरी थर्ड कैटेगरी है मिक्स बफर की पहली कैटेगरी, दैट इज वीक एसिड प्लस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट। अगर आपके सामने थर्ड कैटेगरी का मेंबर आ जाए तो आपको क्या करना है? जिसको हम एसिडिक बफर भी कहते हैं बेटे। मिक्स बफर में दो होते हैं, एक को एसिडिक बोलते हैं और एक को बेसिक बफर बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के दिया, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, तो आपको इसकी पीएच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा pKa1 या pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सोल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, तो इस तरह से आपने पीएच का फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको चौथी कैटेगरी की बात बताऊं, जिसको बोला जाता है बेसिक बफर, जिसको बोला जाता है बेसिक बफर, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया NH4OH प्लस NH4Cl, तो इस केस में आपको फॉर्मूले में पहले POH का फॉर्मूला निकलता है PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। याद रखिएगा, वहां पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट आता है
और इस केस में पहले तो पीओएच का फॉर्मूला आता है, आप चाहो तो आप जानते हैं पीएच क्या होती है, पीएच होती है 14 माइनस पीओएच। तो अगर आपको इसकी पीएच का फॉर्मूला निकालना हो तो इस सारी वैल्यू को आपको 14 में से बस माइनस करना है, सारी वैल्यू को आपको 14 में से माइनस करना है। इस तरह से आप चारों टाइप के बफर सॉल्यूशन की पीएच को निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको ये चीज बड़ी हेल्प करेगी कि आपके सामने कोई सॉल्यूशन है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा बफर है। बस मेरी बात याद रख लेना, 4 के अलावा बफर होता ही नहीं है। अगर इन चारों में से कोई कैटेगरी आएगी तो मैंने इनके फॉर्मूले लिख दिए, इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई करके आप पीएच निकाल सकते हैं। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। अब एक दो क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। कई बार आपको कुछ मिक्सचर्स देता है, कई बार वो आपको कुछ मिक्सचर देता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी पीएच कैलकुलेशन करो। हालांकि मैं पीएच कैलकुलेशन पे एक बहुत बड़ा वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको टोटल 37 केस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ पीएच कराने वाला हूं। उस वीडियो को देखने के बाद तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में एक एक पॉइंट के केस की पीएच आपको निकालने आ जाएगी। उसी का एक पार्ट है जो आपके सामने मैं भी रिलेट कर रहा हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मिक्सचर गिवन होता है बच्चे, मिक्सचर में आपको पता लगाना पड़ता है कि इसकी पीएच निकालो। तो सबसे टिपिकल का टास्क ये है कि जब भी आपको एक मिक्सचर दे रखा हो, सबसे पहला काम ये है कि आप चेक करेंगे कि क्या इसके दोनों कंपोनेंट जो प्लस के इधर और उधर लिखे हुए हैं आपस में रिएक्शन करते हैं क्या। तो आपका आंसर आएगा या तो यस या आएगा नो। अगर रिएक्शन नहीं करते तो देख लीजिए बफर के कंपोनेंट आ रहे हैं क्या। बफर के कंपोनेंट क्या होते हैं मिक्सचर में, वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से बना सोल्ट, और बेस में वीक बेस प्लस इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सोल्ट। अगर मिक्सचर में दोनों मेंबर हैं तो आपने बफर का सिंपल फॉर्मूला लगा देना। इसके अलावा अगर कोई दो केमिकल दे रखे हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये दोनों केमिकल रिएक्शन करते हैं क्या एक दूसरे से। रिएक्शन नहीं करते तो मैंने बोल दिया इस कैटेगरी में चला गया। अगर रिएक्शन करते हैं तो उस केस में फिर आपकी 3 कैटेगरी बन जाती है। आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं, आपको बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैंने आपको मिक्सचर दिया एसिटिक एसिड प्लस NaOH का, कुछ कंसंट्रेशन इसकी थी बेटा, मान लीजिए कुछ कंसंट्रेशन इसकी थी मैंने आपको। अगर आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन एक्ट एज ए बफर, और आपको ये मिक्सचर दे देगा, तो आप इसको देखते ही खारिज मत करो कि सर ये कौन सा बफर होता है, ये तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है। आपने तो कहा था वीक एसिड के साथ क्या होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट। पर ध्यान से रुक जाओ, उतना जल्दबाजी मत करो। हो सकता है इनकी जो कंसंट्रेशन हो वो इस टाइप की आपको दे रखी हो कि रिएक्शन करने के बाद बफर बनते हो। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाई NaOH के साथ में, तो आपको इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए, हर एसिड बेस रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन होती है। ये मैं पिछले वीडियोस में कई बार बोल चुका हूं। अगर आपके सामने कंपोनेंट की फॉर्म में एक एसिड और एक बेस को आप 100% उनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो मैंने एसिड और बेस की रिएक्शन करा के सोल्ट और वाटर बना दिया। और जैसे कि मैंने आपको कहा, सपोज इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है बेटे Na एसिड के मोल्स, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है मान लो मोल्स के टर्म में बोल रहा हूं Nb। अब आपके सामने 3 कैटेगरी आ जाएंगे, दिमाग लगाइए। अगर मान लीजिए इसके हैं 10 मोल और इसके हैं 5 मोल, तो क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री आपको आती है सभी को बेटे, क्या मैं सही कह रहा हूं, इसके 5 मोल इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसके तो खत्म हो जाएंगे और इसके 5 बच जाएंगे। और जब ये 5 इस 5 को न्यूट्रलाइज करेगा तो सोल्ट के भी कितने बन जाएंगे बेटे, 5 मोल बन जाएंगे। दोबारा देखो, इसके 5 मोल थे, इसके 10 मोल थे, इसका 1 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसके 5 मोल कितने मोल को न्यूट्रलाइज कर देंगे, 5 को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये खत्म हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा, और जितने मोल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं उतने मोल सोल्ट के बनते हैं। तो अगर 5 मोल इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज करेंगे तो सोल्ट के कितने मोल बनेंगे, 5। अब देखो सीन चेंज हो गया, जो मिक्सचर आपको लग रहा था एसिटिक एसिड और NaOH का है, रियल में अब आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मिक्सचर किसका बन गया बेटा, एक तो एसिटिक एसिड है और एक सोल्ट है। अब आप मुझे बताओ, ऐसा मिक्सचर जिसमें एक मेंबर तो एसिटिक एसिड हो बचा हुआ और एक मेंबर हो इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट, अब मुझे बताओ क्या ये बफर का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, यस। तो आप क्या सीखे, जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में प्लस में दे रखे हो
और अगर वीक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस केस में 100% आपका जो सोल्यूशन होगा किसका काम करेगा, बफर का काम करेगा। और पीएच का फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा बेटे, एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log salt अपॉन एसिड। इस तरह से तो केवल मिक्सचर को देख के आइडिया नहीं लगाना कि ये बफर का काम नहीं करेगा, आपको रिएक्शन करवा के देखनी पड़ेगी काम करता है कि नहीं करता। ये तो मैंने फर्स्ट केस बताया। सेकंड केस में हो सकता है कि बेस ज्यादा होता है एसिड से। आइए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस अगर मैं बात करता हूं तो यहां आ जाइए, मान लीजिए बेटे इसके दे रखे हैं आपको 10 मोल्स और इसके दे दे 5 मोल, बताइए क्या होगा। ये 5 मोल चले जाएंगे, इसके 5 मोल जाएंगे तो 5 बचेंगे और ये भी 5। अब आपके सामने मिक्सचर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिक सॉल्ट का। आपके सामने मिक्सचर क्या है बेटे, अब आपके सामने मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग बेस का और बेसिक सोल्ट का, ऐसा सोल्ट जिसकी नेचर बेसिक है पर उतनी बेसिक नहीं है जितना कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली जो पीएच की कैलकुलेशन है वो किससे होगी बेटे, केवल स्ट्रॉन्ग बेस से होगी। आप लोग सब जानते होंगे स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिक सोल्ट के मिक्सचर में जो मेन पीएच डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या होता है बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको उसको बेसिक सोल्यूशन मान के पीएच कैलकुलेशन आप कर देंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी होती है जब आपको मिक्सचर देता है। और थर्ड कैटेगरी में मान लीजिए दोनों बराबर दे दे, थर्ड कैटेगरी में मान लीजिए दोनों बराबर दे दे, आपको ये भी दे दे 10 और ये भी दे दे 10। अब बताने की जरूरत नहीं है, 10 को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर लेगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 10 मोल्स ऑफ सोल्ट। अब क्या आप इसकी सोल्ट की पीएच का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्या, आपको सोल्ट पढ़ा चुका हूं, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप पीएच की कैलकुलेशंस करेंगे। अब बताइए दो केमिकल के बीच में अगर प्लस साइन लगा होगा तो आपके पास टोटल 4 केस हो गए बेटा। फर्स्ट केस वो आपस में रिएक्शन ही नहीं करते तो दे मे एक्ट एज ए बफर। सेकंड केस वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो कितनी कैटेगरी हो जाएगी, 3 कैटेगरी हो जाएंगी। इसमें अगर वीक वाला मेंबर ज्यादा होगा तो बफर बनेगा, स्ट्रॉन्ग वाला मेंबर ज्यादा होगा तो या तो बेस बनेगा या एसिड बनेगा, और थर्ड अगर दोनों बराबर होंगे तो सोल्ट बनेगा। और आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सोल्ट की पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप लगाएंगे।